नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार आपके लिए लाया हूं पिछले 2 मंथ का इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो दिसंबर और जनवरी महीने का होगा और ये आने वाले सभी नेक्स्ट कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आइए मेरे साथ एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करिए। हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए किस योजना को लॉन्च किया? तो कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना को लॉन्च किया गया था। अब देखिए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी और यह योजना 2021 थी। और 2021 के बाद से भारत सरकार ने क्या किया, दूसरी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना को लॉन्च किया जो सभी भारत के शहरों को कचरा मुक्त बनाने की महत्वपूर्ण योजना होगी। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का नया महानिदेशक डीजी किसे नियुक्त किया गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी। तो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी सत्यनारायण प्रधान को अपॉइंटेड किया गया है। एनसीबी एक सेंट्रल खुफिया जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना 1986 में दिल्ली में हुई थी। एनसीबी भारत में ड्रग तस्करी तथा अवैध पदार्थों पर नियंत्रण का कार्य करती है। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का न्यू डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल कारवाल होंगे एनडीआरएफ के नए डायरेक्टर जनरल। एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू 2006 में दिल्ली में की गई थी। एनडीआरएफ होम मिनिस्टर के अधीन रहकर देश में प्राकृतिक आपदाओं में बचाव राहत का कार्य करती है। जैसे आने वाले समुद्री तटों के किनारों पर जो चक्रवात तूफान वगैरह आते हैं, उन तूफानों से पहले ही लड़ने के लिए एनडीआरएफ को भेज दिया जाता है और वहां के इलाका, वहां की सारी चीजों को मेंटेन करने का काम करने शुरू कर देती है एनडीआरएफ। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये क्या है? सुरेश एन पटेल। तो सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सीवीसी सांविधिक दर्जा प्राप्त एक केंद्रीय संस्था है। यह देश में भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में की। इस क्वेश्चन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि के संथानम कमेटी के आधार पर सीबीसी का गठन किया गया था और यह देश में भ्रष्टाचार नियंत्रण की सबसे ऊपरी संस्था है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ के द्वारा देश में दूसरा नया मिसाइल परीक्षण केंद्र एमटीआर का निर्माण कहां किया जा रहा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के गुल्लाल मोड़ा गांव में देश का दूसरा मिसाइल परीक्षण बनाया जा रहा है। यह उड़ीसा के वालासोर जिले में स्थित चांदीपुर देश का पहला मिसाइल परीक्षण केंद्र है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश ने अपने सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया है, वह है भूटान। ओके, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में जर्मन संसद में एंजेला मार्केल को हराकर जर्मन के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो ओलाफ सोल्ज को। आप देखिए, जर्मन की चांसलर एंजेला मार्केल ने 2005 से 2021 तक शासन किया वहां, और इसके बाद वहां की संसद ने एक बहुमत के आधार पर ओलाफ सोल्ज को नया चांसलर नियुक्त किया है। तो अब जर्मन के नए चांसलर होंगे ओलाफ सोल्जे। हाल ही में किस भारतीय महिला प्रोफेसर को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया? देखिए, रामानुजन पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में मिलने वाला नोबेल प्राइज कहा जाता है। और हम बात करें नीना गुप्ता को इस साल यानी कि 2021 का रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणित प्रोफेसर रही हैं। इस पुरस्कार को पाने वाली नीना गुप्ता चौथी भारतीय तथा विश्व की तीसरी महिला बन गई हैं। यह पुरस्कार 2005 से 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हाल ही में किस प्रधानमंत्री की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे मनाए जाने की घोषणा की थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर प्रत्येक 22 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा। एक्चुअल में इस सुशासन दिवस के मनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 2014 से शुरू हुई थी। ओके, तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण अफ्रीका में
पाए गए कोविड-19 के नए वेरिएंट V.1.1.529 को क्या नाम दिया गया? ओमिक्रॉन। देखिए ओमिक्रॉन को चलते हुए देखा जाए ये 1.5 महीने पुराना वायरस है, लेकिन उसके बाद में जो लेटेस्ट कोविड-19 का नया वायरस पाया गया और उसका जो वेरिएंट था वो था IHU वेरिएंट, और इसका कोड था 1V.1.16402। ये फ्रांस में मिला था। और जो सेकंड वेव के दौरान भारत में डेल्टा वेरिएंट मिला था, उसका कोड था V.1.617x2। हाल ही में दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय मेले में किस राज्य को गोल्डन मेडल दिया गया? तो किस राज्य ने ये गोल्डन मेडल जीता था इंटरनेशनल मेले में? तो बिहार राज्य ने। ओके, ध्यान रखेंगे, बिहार राज्य को भारतीय अंतरराष्ट्रीय मेले में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। हाल ही में केंद्रीय खाद्य मंत्री यानी फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा किस राज्य में देश के पहले डिजिटल खाद्य संग्रहालय यानी कि फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? तो तंजावुर में। तंजावुर जो है वो तमिलनाडु में। आप देखिए तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बहुत फेमस है। ओके, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बहुत ही फेमस है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को शिल्प तथा लोक कलाओं के रचनात्मक शहर के रूप में नॉमिनेट किया है? तो श्रीनगर को। यानी कि यूनेस्को क्या करता है, हर साल दुनिया के किसी ना किसी देश को अपनी लिस्ट में शामिल करता है, सॉरी देश नहीं मतलब सिटी को, और वो सिटी की अलग अलग टाइप की कैटेगरी होती है, उस आधार पर वो उनको सेलेक्ट करता है। तो जो श्रीनगर है उसको यूनेस्को ने अपनी शिल्प तथा लोक कलाओं की रचनात्मक शहर की सूची में शामिल किया है। यानी कह सकते हो कि यूनेस्को द्वारा जिनकी पहचान शिल्प तथा लोक कलाओं के रचनात्मक शहर के रूप में की जाती है, उन्हें यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी कि UCCN की सूची में शामिल कर लेता है। इस सूची में शामिल होने वाला प्रथम शहर जयपुर है। आइए देखते हैं और कौन कौन से भारत के प्रमुख शहर हैं यूनेस्को के इस नेटवर्क सूची में। तो चेन्नई और वाराणसी को यूनेस्को ने संगीत के यूनेस्को शहरों की सूची में शामिल किया है। जयपुर और श्रीनगर को शिल्प तथा लोक कलाओं के यूनेस्को शहर की सूची में शामिल किया है। मुंबई को फिल्म के यूनेस्को शहरों की सूची में शामिल किया है। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के यूनेस्को शहर की सूची में शामिल किया है। आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने अपने नए सदस्य के रूप में किस देश को जोड़ने की घोषणा की है? तो देखिए देखा जाए NDB का नया सदस्य बना है मिस्र यानी कि इजिप्ट। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे के बाद मिस्र NDB में शामिल होने वाला दुनिया का चौथा नया देश है। और इस NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा 2014 में ब्राजील में की गई थी, छठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान। और NDB का मुख्यालय जो है वो चीन के संघाई प्रांत में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 21 दिसंबर को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है? तो वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 का अंजू बॉबी जॉर्ज को प्राप्त हुआ है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को 2021 का वर्ल्ड एथलेटिक्स की ओर से वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। पर्यटन को यानी कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडियन रेलवे ने किस ट्रेन को कंडक्ट किया है? तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भारतीय रेल ने एक नई रेल की शुरुआत की है जिसका नाम है भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन भारत के फेमस जो पिलग्रिमेज हैं, जो तीर्थ स्थल है, उनसे होकर ये पास होगी। तो इसका नया नाम याद रखेंगे, भारत गौरव ट्रेन। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO, तो BRO के द्वारा विश्व की सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंग यानी कि रोड टनल सैला टनल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? देखिए ये जो रोड टनल होगी जो 2 लेन की होगी, यानी कि 2 लेन कहने का मतलब है कि ये वर्ल्ड जो लॉन्गेस्ट है, ये किस आधार पर है? 2 लेन के आधार पर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है। किस राज्य में बनाई जा रही है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में फेमस 4 टनल है जिनको आप याद रखेंगे। देखिए सबसे पुरानी रोड टनल सबसे पुरानी जो टनल मानी जाती है वो जवाहर सुरंग मानी जाती है। और जवाहर सुरंग जो होगी वो कहां होगी? जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग कहां होगी? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में ही एक सुरंग और उद्घाटन किया गया था जिसका नाम था चेनानी नेसारी सुरंग। चेनानी नेसारी सुरंग, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। ओके, इसके बाद हम बात करें हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का उद्घाटन किया गया था पिछले वर्ष। तो अटल सुरंग यानी कि अटल सुरंग भी कहां होगी?
ओके, ये हिमाचल प्रदेश में होगी। अब चौथी बड़ी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, सेला सुरंग, ये अरुणाचल प्रदेश में होगी। तो इन 4 महत्वपूर्ण सुरंग के नाम याद रखेंगे और राज्यों को ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। आप देखिए, भारत में जितने भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, उनमें सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे किसमें? यूपी में। यूपी में अब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जा चुके हैं, यानी कि पहला लखनऊ था, फिर बनारस, कुशीनगर, अयोध्या, अब नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा। जो भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, नोएडा के जेवर में बन रहा है। इसका पुराना नाम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, लेकिन अब इसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी होने जा रहा है। जैसे हम बात करें, नोएडा में ही भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बनाई जाएगी। नोएडा में ही उत्तर प्रदेश का पहला स्मोक टावर फाउंडेड किया गया था। ओके, तो नोएडा को एक प्रकार से देखा जाए इंडस्ट्रियल हब के रूप में यूपी गवर्नमेंट डेवलप करने जा रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नीति कमीशन ने इलेक्ट्रिक ट्रैफिक की जागरूकता के लिए कौन सी वेब पोर्टल की शुरुआत की है? किस वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो यह वेब पोर्टल है ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल, आइए देखते हैं ई अमृत पोर्टल कैसे लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ, क्यों लॉन्च हुआ। यह वेब पोर्टल 10 नवंबर को ग्लासगो में हुए कॉप 26 के दौरान लॉन्च किया गया था। कॉप 26 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान हुई थी। और आप देखिए, इस सम्मेलन में भारत ने क्या कहा था कि हम 2070 तक कार्बन नेट कार्बन नेट जीरो 2070 तक स्थापित कर पाएंगे। तो यानी कि इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अब कार्बन नेट जीरो को हासिल करने के लिए भारत सरकार ये प्रयास करेगी कि ऐसे ट्रैफिक पे धीरे धीरे कंट्रोल लगाया जाए जो बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रैफिक को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो अब इस इलेक्ट्रिक ट्रैफिक को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इसकी जागरूकता के लिए एक पोर्टल बनाया जिसका नाम है ई अमृत पोर्टल। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2021 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इस बार भी 10 स्थान पर था और पिछले साल यानी कि 2020 में भी भारत की रैंक 10th थी। ओके, यह सूचकांक ग्लासगो में आयोजित हुए कॉप 26 यानी कि जलवायु हाँ बताइए, गुड। तो याद रखेंगे इसको, कॉप 26 यानी कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान एक एजेंसी है जर्मन की जिसका नाम है जर्मन वॉच के द्वारा इसे जारी किया गया था। ओके, तो कहने का मतलब है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जो जारी करता है वो कौन? जर्मन वॉच जारी करती है, ये एक एजेंसी है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस एनजीओ को प्रदान किया गया है? तो एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम। ओके, क्या नाम है? प्रथम। ओके, प्रथम भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों को, वंचित का मतलब है शिक्षा से वंचित, भूख प्यास से वंचित, कपड़ों से वंचित, यानी कि ऐसे जो गरीब बच्चे हैं, जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं, जो अपने लिए शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते, जो अपने लिए भोजन के लिए कुछ नहीं कर सकते, उन बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनके लोक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए प्रथम नाम का ये एनजीओ काम करता है। तो इस एनजीओ को 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुखों को, किस देश के आर्मी जनरल को भारतीय सेना का जनरल के टाइटल से अवार्डेड किया है? तो नेपाल के आर्मी जनरल को भारतीय सेना का जनरल की उपाधि से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि शास्त्री के स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल द्रविड़। आप देखिए, अब तक इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच थे वो कौन थे? रवि शास्त्री। अब रवि शास्त्री को हटा दिया गया है और इंडियन क्रिकेट टीम के नए कोच होंगे राहुल द्रविड़। ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हुआ करते। राहुल द्रविड़ के बारे में यह माना जाता है कि ये जब टेस्ट क्रिकेट खेलते तो एक चीन की दीवार के रूप में काम करते थे, यानी कि इनको आउट करना आसान नहीं होता था। केंद्र सरकार ने किस आदिवासी नेता की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस
को मनाने की घोषणा की है। तो जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जाएगा वो बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाएगा 15 नवंबर को। अब ये हर साल 15 नवंबर को मनाया जाया करेगा। ओके, बिरसा मुंडा यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इन्होंने क्या हुआ, जनजातियों के अधिकारों को लेकर आवाज उठाई और इन्होंने आंदोलन किए। इनका आंदोलन जो था मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। इसका निर्माण किन दो शहरों के बीच किया जा रहा है? तो मेरठ और प्रयागराज। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसका अभी उद्घाटन हुआ था शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में नीति कमीशन ने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स जारी किया, जिसमें सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। ओके, केरल को भारत में सबसे अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराने वाला स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस लिस्ट में सबसे नीचे पायदान पर है यूपी, यानी कि यूपी भारत में सबसे खराब स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराता है। बाकी अन्य राज्यों की स्थिति के लिए ये पीआईबी साइड है, गवर्नमेंट साइड है, इस पर जाके आप क्लिक करके इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी को शामिल किया गया। इसका क्या नाम है? तो आईएनएस वेला। क्या नाम है? आईएनएस वेला। आप देखिए, आईएनएस वेला स्कॉर्पियन कैटेगरी की 4th पनडुब्बी है। तो इससे पहले जो 3 पनडुब्बी है वो कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज और चौथी होगी आईएनएस वेला। अब जो नेक्स्ट स्कॉर्पियन कैटेगरी में जो नेवी को दी जाएगी वो कौन सी होगी? आईएनएस वगीर। ओके, तो आईएनएस वगीर होगी 5वीं। ये सभी स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बी है, ठीक है ना। इनमें से ये 4 इंडियन नेवी को समर्पित की जा चुकी हैं। आप देखिए, स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां होती हैं, इनकी क्या खासियत होती है कि इन्हें बार बार इन्हें सी लेवल के सरफेस उस पर नहीं आना होता है, यानी कि समुद्र स्तर पर इन्हें बार बार नहीं होता है। मान लिया कि ये समुद्र के काफी नीचे चल रही है इधर, तो बहुत सारी जो पनडुब्बियां हैं उन्हें क्या होता है, टाइम टू टाइम वेंटिलेशन के लिए ऊपर आना पड़ता है। ठीक है, वेंटिलेशन के लिए ऊपर आना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, जो स्कॉर्पियन कैटेगरी के एक लॉन्ग टाइम के बाद ये ऊपर आती हैं। और दूसरा, इनमें मॉडर्न टेक्निकल का इस्तेमाल किया गया, टेक्नोलॉजी का, जिससे ये दुश्मन को दूर से ही अपनी लेजर बीम के द्वारा नष्ट कर सकती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं महासंघ उद्योग, जिसको कहते हैं फिक्की, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संजीव मेहता। संजीव मेहता होंगे फिक्की के नए चेयरमैन। देखिए, फिक्की एक गैर सरकारी व्यापार संगठन है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी के सुझाव पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान जो महानिदेशक हैं वो कौन होंगे? अरुण चावला। तो डायरेक्टर जनरल इसके अरुण चावला जी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? ओके, तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। तो ओके, तो यानी कि ये उत्तर प्रदेश की पहली स्पॉट यूनिवर्सिटी होगी जो मेरठ में ओपन होगी। ठीक है ना। अभी उत्तर प्रदेश में देखिए, देखा जाए विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसी चुनाव में मेरठ में एक रैली का आयोजन हुआ जहां प्रधानमंत्री ने इस स्पॉट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा के लिए, किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे अवार्डेड किया गया? तो दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा को इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो अब देखते हैं अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया। तो अंग्रेजी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे अवार्डेड किया गया? नमिता गोखले को। नमिता गोखले के उपन्यास थिंग टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया है। आप देखिए, ये अमेरिका में रहती है। साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता को एक उत्कीर्ण तांबे की प्लेट और शॉल और 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हाल ही में विश्व की सबसे लंबी चालक रहित मेट्रो लाइन, ड्राइवर लेस मेट्रो लाइन की शुरुआत कहां की गई है? तो चीन के संघाई प्रांत में 831 किलोमीटर की दूरी तक चलने वाली ये दुनिया की पहली चालक रहित मेट्रो लाइन होगी। जबकि भारत में इसका ट्रायल जो किया गया था, चालक रहित ट्रेन का, मेट्रो का जो ट्रायल किया गया था वो दिल्ली में किया गया था, जो काफी हद तक सक्सेस रहा। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सिटिंग स्टैच्यू
स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण कार्य पूरा किया गया है? यह कहां स्थित है? जो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। आप देखिए 1400 करोड़ की लागत से निर्मित स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मूर्ति का संबंध वैष्णव संत रामानुजाचार्य से है। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1137 में हुई थी। और देखा जाए इनका जन्म जो हुआ था वो तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हुआ था। इन्होंने विशिष्ट दैतावाद संप्रदाय की स्थापना की थी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की कुल ऊंचाई 216 फीट है, जिसके वास्तुकार यानी कि डिजाइनर आनंद साई हैं। आप देखिए भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, इसका नाम क्या होगा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां हो जाएगी? गुजरात में। कितनी ऊंची है? 182 मीटर ऊंची। ओके, इसके बाद आप देखिए, हम बात करें इसी साल 2021 के पीसीएस में क्वेश्चन आया था, स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर है? तो भाई स्टैच्यू ऑफ जो पीस, ठीक है ना, यह है राजस्थान में। कहां पर है ये राजस्थान में। और इसकी ऊंचाई लगभग 12 फीट के आसपास है। ओके, 12 फीट, कुल 12 फीट के आसपास है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी तेलंगाना में और स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया है। ये किस शहर में स्थित है? ये भी हैदराबाद में। कहां पर होगा ये? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में आप देखिए ओपन रॉक म्यूजियम, ये देश का पहला ओपन रॉक म्यूजियम होगा। यहां क्या किया गया? भारत के विभिन्न भागों से जो कीमती पत्थर हैं और जो चट्टानों की विशेषताएं, उन चट्टानों के बहुत सारे टुकड़े यहां पर लाकर संरक्षित किए गए हैं ताकि उनका विशेष अध्ययन किया जा सके और उन चट्टानों की उम्र का पता लगाया जा सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में ईंधन की बढ़ती कीमत को लेकर नागरिकों के हिंसक प्रदर्शन के कारण आपातकाल की घोषणा की गई, इमरजेंसी अनाउंसमेंट किया गया? तो कजाकिस्तान में। कहां पर किया गया? कजाकिस्तान में। आप देखिए कजाकिस्तान में इसका कारण क्या था? कजाकिस्तान में जो एलपीजी गैस थी उसकी कीमत थी मात्र 10 रुपए पर लीटर। अब क्या किया वहां की सरकार ने? तुरंत इसका रेट बढ़ाकर क्या कर दिया? 20 रुपए पर लीटर, यानी कि दुगना रेट कर दिया। अब आप समझिए कि दुगना रेट कर दिया, इसके कारण दुगना रेट कर दिया केवल इस बात के कारण वहां की जो जनता थी, जो लोग थे, वो बहुत हिंसक हो गए, रोडों पर उतर आए और इतने ज्यादा हिंसक हो गए कि पुलिस ने सरेंडर कर दिया, आर्मी भी फेल हो चुकी। तो फिर उस हिंसा को रोकने के लिए रूस ने अपनी ही कमांड सेना भेजी। अब आप देखिए, हम बात करें खासतौर से भारतीयों को लग रहा होगा यार ये तो मामूली बात थी, लेकिन मामूली बात नहीं है, क्योंकि वहां तो रेट ही इसका 10 था और 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया, यानी दुगना रेट कर दिया गया। अब भारत में ही किसी ईंधन का रेट दुगना कर दिया जाए तो भारत में भी यही हाल हो जाएगा। लेकिन उनके लिए ये एक बहुत बड़ा रेट था, क्योंकि 10 के बाद सीधे 20 कर देना, नहीं दुगना कर देना। मान लिया अपने यहाँ लगभग 70 के आसपास पड़ती है, 70 रुपए पर लीटर के आसपास एलपीजी पड़ती है, और इसको सीधे सीधे कर दिया जाए 140, तो क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। आइए डिटेल देखते हैं कजाकिस्तान के बारे में। एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कजाकिस्तान में नागरिक हिंसक हो गए, जिस कारण वहां के प्रधानमंत्री असगर ममीन ने राष्ट्रपति कासिम योमात तोकायेव को त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी। 1991 में सोवियत संघ के विभाजन से कजाकिस्तान का जन्म हुआ। इसकी राजधानी नूर सुल्तान है और यहाँ की मुद्रा को तेंगे बोलते हैं। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है ना, और क्षेत्रफल के आधार पर ये कजाकिस्तान सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी है। आप देखिए हम बात करें, ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। सेकंड बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री इज हम बात करें जिसको बोलते हैं कजाकिस्तान के जस्ट बराबर से रूस और चीन के बीच में है मंगोलिया। ओके, और देखिए यह दुनिया का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश जो है वो कौन सा? इंडोनेशिया। ध्यान रखेंगे। अब प्रधानमंत्री जो थे असकर ममीन, इन्होंने तो रिजाइन दे दिया, लेकिन फिर नया प्रधानमंत्री किसको अपॉइंटेड किया गया? तो जो नए प्रधानमंत्री हैं कजाकिस्तान के वो कौन है? अली खान इस्माइलोव। अली खान इस्माइलोव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड इस बार कंपटीशन में किसी ना किसी प्रकार का क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इसको बहुत अच्छे से लर्न करके रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में IUCN ने लुप्त प्राय यानी कि एक्सटिंक्ट रेड सैंडल वुड, यानी कि जिसको रेड सैंडल भी कहते हैं, लाल चंदन या रक्त चंदन को पुनः
रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है। ये भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? यानी कि रेड सैंडर फॉरेस्ट, आपसे पूछेगा रेड सैंडर फॉरेस्ट यानी कि लाल चंदन के वन कहां पाए जाते हैं? तो भैया आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन तीनों का जो जंक्शन है इस क्षेत्र में शेषाचलम की पहाड़ियां हैं, और इन शेषाचलम की पहाड़ियों में लाल चंदन या रक्त चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। लाल चंदन दुनिया भर की डिमांड को लेकर ये इसकी बहुत बड़ी तस्करी की जाती है। आप देखिए इसकी लकड़ी बहुत महंगी होती है और इसकी लोग तस्करी करते हैं, जिसकी वजह से ये लाल चंदन के वन लगातार घटते जा रहे हैं। ये दुनिया में केवल भारत में ही पाए जाते हैं। हाल ही में देखा जाए, अभी एक मूवी आई थी पुष्पा, ओके, कौन सी आई थी? पुष्पा। और पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन के द्वारा रेड सैंडर यानी कि लाल चंदन की तस्करी के बारे में दिखाया गया। ओके, तो जो मूवी है उसमें लाल चंदन की तस्करी के बारे में दिखाया गया। ओके, बहुत इंपोर्टेंट मूवी है, ऐसे बच्चे जिन्होंने नहीं देखी हो वो एक बार फिर से देखें उसको। ओके, बहरहाल आप कुछ और ही देखते हैं उस मूवी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया? आप देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को यह माना गया है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत के सभी राज्यों में सबसे अच्छा राज्य है फिल्म शूटिंग के लिए, तो इसी बात के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया था। हाल ही में चर्चा में रही VI कंपनी, VI का मतलब होता है वोडाफोन आइडिया, के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी शेयर होल्डर पर भारत सरकार का नियंत्रण स्थापित हो चुका है? आप देखिए वोडाफोन आइडिया कंपनी के 35.8% शेयर होल्डर पर टेक ओवर कर लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, यानी कि एक लार्जेस्ट पार्ट टेक ओवर बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो देखा जाए कि VI कंपनी देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, जबकि पहली और दूसरी कौन सी है? रिलायंस और एयरटेल। तीसरी बड़ी कंपनी है जो भारत सरकार का कर्ज ना चुकाने के कारण इसके 35.8% हिस्से पर इंडिया गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है। अब वोडाफोन ग्रुप के पास केवल 28.5 और आइडिया ग्रुप के पास केवल 17.8 की शेयर होल्डरिंग रह गई है, यानी कि बाकी जो बची है उसको आम लोगों का शेयर होल्डर मानते हैं। तो 35 एक लार्जेस्ट शेयर होल्डर किसके अधिकार में हो गया है? भारत सरकार के। तो ये भी लगभग एक सरकारी कंपनी होने की कगार पर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो है ना रिलायंस, रिलायंस के द्वारा जो शुरू किया गया था जियो, ठीक है ना, और एयरटेल, एयरटेल भारत की पहली टेलीकॉम कंपनी है जिसने 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया। ओके, तो 5G नेटवर्क का भारत में सफल परीक्षण करने वाला कौन है? एयरटेल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है? तो इसमें भी स्थान किसका होगा? उत्तर प्रदेश का है। यानी कि कहने का मतलब है जो वर्षा जल होता है उसके उसके रिजर्व के लिए, ठीक है ना, उसके मैनेजमेंट के लिए कोई राज्य कितने अच्छे से काम कर रहा है, तो इस श्रेणी में सबसे अच्छा जो काम किया वो उत्तर प्रदेश ने किया, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत 2018 में हुई थी। यह पुरस्कार जल संरक्षण के प्रयासों के लिए दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन HFPA के द्वारा 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड का वितरण किया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जैसे इसमें लिखा है, हम बात करें हॉलीवुड, हॉलीवुड एक फिल्म इंडस्ट्री है, कहने का मतलब है कि ये अवार्ड जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ये फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड है। अब देखिए ऑस्कर के बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड को फिल्म जगत का दूसरा बड़ा अवार्ड माना जाता है, और इस साल का जो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड है वो देखिए किस किस को मिला है। तो बेस्ट ड्रामा फिल्म थी जिसका नाम है द पावर ऑफ द डॉग, इसको गोल्डन अवार्ड मिला। बेस्ट कॉमेडियन फिल्म जिसमें वेस्टर्न साइड स्टोरी नाम की एक फिल्म थी, इसको गोल्डन अवार्ड मिला। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा काम करने वाली किसी प्रकार की फिल्म को यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम बार यह पुरस्कार 1944 में कैलिफोर्निया के लॉस एंजल में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। अब बात आती है भारत की। तो देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले फर्स्ट इंडियन R रहमान थे, जिनको 2009 में यह अवार्ड मिला था। और ब्रिटिश फिल्म थी एक जिसका नाम था स्लम डॉग मिलेनियर, इसमें इन्होंने सिंगिंग की थी, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की सबसे बड़ी तेल तथा गैस उत्पादन एजेंसी ONGC
कि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर किसे अपॉइंटेड किया गया है? अलका मित्तल को। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महानिदेशक होंगी, सॉरी पहली निदेशक। ओके। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किस बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का इन्हें क्या बनाया गया है? वाइस चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन। देखिए एआईआई बैंक के बारे में समझेंगे जरा। इस बैंक की स्थापना 25 दिसंबर 2015 को 57 कंट्री के एग्री से हुई थी, लेकिन इसका कंडक्शन जो हुआ था वो 2016 से हुआ था। एंड इसका हेड ऑफिस चीन के बीजिंग सिटी में है। इस बैंक में एक अध्यक्ष तथा 5 उपाध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जिन लिक्योन है। अब आप देखिए, हम बात करें AIIB बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीन की है और दूसरी बड़ी हिस्सेदारी भारत की है। ओके, ये दो बड़े शेयर होल्डर हैं AIIB बैंक के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया गया? मणिपुर में। अब देखिए, मणिपुर में कचाई लेमन एक प्रकार का नींबू होता है। मणिपुर का ये फेमस उत्पाद है। इसको इस साल जीआई टैग भी प्रोवाइड किया गया और वहां कचाई लेमन को एस्कर्बिक एसिड बनाने का प्रमुख सोर्स माना जाता है। तो कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट हुआ? मणिपुर राज्य में। ये एस्कर्बिक एसिड का एक फर्स्ट सोर्स है। ओके। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का अनाउंसमेंट किया गया? तो वीर बाल दिवस। किसके रूप में मनाया जाएगा? ये वीर बाल दिवस। अब देखिए वीर बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, क्या है इसका मतलब, क्या है ऐतिहासिक बैकग्राउंड इसका? तो देखिए 26 दिसंबर 1704 को, यानी कि आज से 300 साल पहले, गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह द्वारा इस्लाम स्वीकार न करने के कारण मुगल बादशाह औरंगजेब के सूबेदार वजीर खान ने दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। इस बलिदान को भारत सरकार ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहां किया है? तो क्रायोजेनिक ईंधन का पहला सक्सेस टेस्ट जो किया गया है वो महेंद्रगिरी की पहाड़ियों में, जो तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा ही गगनयान को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो लंबी दूरी के सैटेलाइट में यूज किया जाता है, जो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। तो हम बात करें, देखते हैं जरा, क्रायोजेनिक इंजन वाले रॉकेट लंबी दूरी लगभग 36,000 किलोमीटर तक अधिभार यानी कि वेट ले जाने में सक्षम होते हैं। इस इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। देखिए मेनली 99% इसमें हाइड्रोजन का ही यूज होता है। ओके, ऑक्सीजन बहुत ही माइल्ड होती है। ओके, तो मेनली जब भी क्वेश्चन आए कि क्रायोजेनिक फ्यूल के रूप में किस फ्यूल का यूज किया जाता है, तो हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ओके, पहला क्रायोजेनिक इंजन अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, लेकिन भारत को क्रायोजेनिक इंजन तथा इसकी टेक्नोलॉजी 1991 में रूस के द्वारा दी गई। भारत में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने का कार्य 1994 में शुरू हुआ, लेकिन हमको ये जो सफलता मिली इस इंजन को बनाने में वो 2014 में मिली थी। इसी प्रकार एक इंजन होता है जिसको बोलते हैं सेमी क्रायोजेनिक इंजन। सेमी क्रायोजेनिक इंजन में मेनली शुद्ध रूप से केरोसिन तेल का यूज किया था, यानी कि जिसको बोलते हैं मिट्टी का तेल। ओके, तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन में जो फ्यूल के रूप में यूज होता है वो प्योर केरोसिन, और सेमी क्रायोजेनिक इंजन में जो यूज होता है, जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें जो यूज होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन। दोनों में डिफरेंस है, एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, एक केवल क्रायोजेनिक इंजन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का फर्स्ट डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर, पहला उप प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? गीता गोपीनाथ को। ओके, गीता गोपीनाथ को 25 दिसंबर 1945 को भारत सहित 29 देशों ने मिलकर अमेरिका में IMF की स्थापना की।
वर्तमान में इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 190 है। अभी जो लेटेस्ट 190वां जो देश था वो अंडोरा था, जो 16 अक्टूबर 2020 को इसका सदस्य बना। आईएमएफ का जो मेंबर कंट्री है वो वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर कंट्री होते हैं, यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि वर्ल्ड बैंक के कंट्री मेंबर कितने हैं तो आपको लगाना 190। ओके, आइए और देखिए आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, और इसके जो डायरेक्टर मैनेजर हैं वो कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान तथा उनके संरक्षण के लिए नदी उत्सव मनाने की घोषणा की है? तो नदी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? गुजरात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, उनका संबंध किस घराने से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध है लखनऊ घराने से, और पंडित बिरजू महाराज थे कथक के प्रमुख डांसर। ओके, और इनकी हो चुकी है अब मृत्यु। हाल ही में लखनऊ घराने के प्रख्यात यानी कि फेमस डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला का भी निधन हो गया है। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो कथक, यानी कि कहने का मतलब है कि पंडित मुन्ना लाल और पंडित बिरजू महाराज दोनों ही कथक डांसर थे, और दोनों का ही संबंध लखनऊ घराने से था, और दोनों की ही इस साल डेथ हो चुकी है, यानी कि अभी हुई थी जनवरी मंथ में। हाल ही में टोंगा ज्वालामुखी का ब्लास्ट हुआ, और ये किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। अब देखिए प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के पास में एक देश है जिसका नाम है टोंगा। ओके, और उस टोंगा देश में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। वहीं हम बात करें समुद्र के अंदर एक ज्वालामुखी ब्लास्ट हुआ, सैटेलाइट से उसकी तस्वीर ली गई, तो दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बहुत बड़े परमाणु बम का ब्लास्ट हो गया, और इस ज्वालामुखी का नाम दिया था हंगा टोंगा हंगा हपाई। ओके, आपको मेनली जो याद रखना है वो हंगा टोंगा ज्वालामुखी के नाम से याद रखना है। और उसके बाद वहां एक बहुत बड़ी सुनामी क्रिएट हो गई, जिसके बाद से टोंगा देश का इंटरनेट पूरी तरीके से ठप हो गया, बंद हो गया, और किसी भी प्रकार की किसी भी टाइप की कोई भी न्यूज की एक्टिविटी टोंगा देश से प्राप्त नहीं हो रही थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ जनवरी एंड दिसंबर मंथ के, और मेरे द्वारा इस पीडीएफ में 50 क्वेश्चन एनालिसिस किए गए। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल होगा @Sunil Sir _GS World। ओके, स्मॉल लेटर में सभी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।